नमस्कार, मैं पूनम करकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम परिचर्चा करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स पर और इस परिचर्चा के लिए हम उपस्थित हैं श्री विपिन कुमार, वित्तीय मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इनके अलावा हमारे साथ दो अन्य मेहमान फोन लाइन पर जुड़ेंगे। उनमें श्री इंद्रजीत यादव, संयुक्त निदेशक एमएसएमई झारखंड, और श्री गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया रांची। तो सबसे पहले आपका स्वागत है श्री विपिन कुमार जी। धन्यवाद मैडम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यानी 22 सितंबर से झारखंड समेत पूरे देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ अंश। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्रोताओं, आइए अब जीएसटी रिफॉर्म्स पर अपने मेहमान से परिचर्चा करते हैं। विपिन कुमार जी, आप इन मामलों के जानकार हैं। पहला सवाल है कि जीएसटी क्या है? सबसे पहले मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में किया गया आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जहां पे 2017 में कुछ ऐसी व्यवस्था लाई गई थी कि छोटे छोटे बहुत तरह के जो टैक्स लगाए जा रहे थे सबको यूनिफाइड करके एक सिंगल स्ट्रक्चर में लाया गया था। और बहुत सारी जैसे सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब छोटी छोटी बहुत सारी टैक्स लग रही थी, सबको स्ट्रक्चर करके एक जगह जीएसटी में ले आया गया था जी। तो अभी तक का इनडायरेक्ट टैक्स में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म जो 2017 में हमने देखा, और उसका बहुत बड़ा फायदा और सिंप्लीफिकेशन मास लेवल पर जी पब्लिक के लिए भी और एमएसएमई बिजनेसमैन सब के लिए फायदेमंद साबित भी हुआ है। जी। इस बार जो रिफॉर्म 2 जो आ रहा है, ये क्यों जरूरी हो गया था? बिल्कुल, मैं इस चीज पे अपना विचार शेयर करता हूँ। 2017 में जब रिफॉर्म किया गया तो वहां पे एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर था जी, और उस टाइम उसको जीएसटी रिफॉर्म बोला गया। आज जीएसटी रिफॉर्म 2 बोलने का मेन पर्पस ये है, आज लाइफ को वहां पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। जी। जीएसटी 2.0 का मेजर फोकस जो रहा है वो रहा है कि लोगों के डे टू डे लाइफ में जो टैक्स स्ट्रक्चर का बर्डन है उसको सिंप्लीफाई कैसे करके कम किया जा सकता है। जीएसटी 2.0 में जैसा हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली हर एक चीजों पे फोकस किया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, या किचन में यूज होने वाले आइटम्स हैं, कार का प्राइस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, या नॉर्मल यूज के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। इन सब पे जहाँ पे टैक्स बर्डन हर किसी के ऊपर पड़ रहा था उसको सिंप्लीफाई करके कम करने की कोशिश की गई है। जी, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो स्लैब्स हैं वो कम किए गए हैं, तो इन स्लैब्स को
कम करने का पीछे जो कारण है उस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसा मैंने बताया कि मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बर्डन आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करके रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। जैसे हम अगर बात करें कि हमारा लाइफ में जो कुछ बेसिक नेसेसिटी है वो स्टार्ट होती है फार्मिंग से, ठीक है, वहाँ से हमारे सारे फूड प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड पेस्टिसाइड्स हो गया या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं हार्वेस्टिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए है, ट्रैक्टर है, इन सब पे ज्यादा टैक्स रेट होने की वजह से किसान के ऊपर बर्डन पड़ रहा था। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्राइसिंग में वो इम्पैक्ट कर रहा था, उसको रिड्यूस किया गया। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारे किचन तक पहुंच रहा है। जी। किचन में बहुत सारे आइटम जो यूज होने वाले हैं जिसमें इम्पैक्ट आया है, उसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे थे जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर अभी 12%, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, या फिर पैक्ड पनीर वगैरह है, चीज है, इन सब पे जो टैक्स लग रहा था उसको रिड्यूस करके नील कर दिया गया। उससे हमारी डे टू डे लाइफ का जो टैक्स बर्डन था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया। उससे आगे जब हम चलते हैं तो आज के टाइम पे बेसिक नेसेसिटी एजुकेशन है। एजुकेशन में डे टू डे लाइफ में जो यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, एक्सरसाइज बुक है, इरेजर है, इन चीजों पे पहले कहीं 18 कहीं 12% का टैक्स लग रहा था। अब उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है, तो वो एक रिलीफ है। अभी कपड़ों में, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में था कि 1,000 रुपया से कम के कॉस्ट के कपड़ों में 5% जीएसटी लग रहा था और 1,000 से ऊपर वाले पार्ट में 12% दिया जा रहा था। अब उस 1,000 के स्लैब को बढ़ा करके 2,500 कर दिया गया है, जिससे ज्यादातर जो मिडिल क्लास का रेंज है क्लॉथिंग का वो इसी रेंज में फॉल कर जाता है, तो उनको 12% की जगह वो 5% टैक्स में काम चल जाएगा। वहीं 2,500 से ऊपर वाले में थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया क्योंकि 12 की जगह 18 हो गया है, बट वो जनरली बोल सकते हैं कि अपर क्लास सेगमेंट को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वो अफोर्ड कर सकेंगे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी। साथ ही मिडिल क्लास या हर फैमिली की एक जरूरत है आज के टाइम पे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, डिशवाशर मशीन हो गया, ये चीजें डे टू डे लाइफ में हर कोई यूज कर रहा है। उस पे टैक्स जनरली अभी 28% लग रहा था, अब उसको रिड्यूस करके 18 किया गया है, तो वहां पे भी एक बेनिफिट है। एक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो पार्ट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कि कार के प्राइस में बहुत हैवी रिडक्शन हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे एक रिडक्शन अच्छा दिख रहा है, और ये मुद्दा चर्चा का इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब भी आप कार खरीदने जाते हैं तो इन अ सिंगल शॉट आप 8 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, तो 10% का मतलब लगभग लाख रुपया के आसपास तो इम्पैक्ट हर किसी के जेब पे पड़ रहा है। बाकी चीजों में छोटे छोटे अमाउंट पे पार्ट्स में आ रहा है, यहाँ पे वन टाइम इम्पैक्ट आता है, इसलिए ये एक सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहने वाला पार्ट है। सो जैसे ऑटोमोबाइल की बात चली है तो गाड़ियों में जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें एकदम से बढ़ा के 40% कर दिया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, जस्ट वहां पे मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन का इशू है कि हम उस चीज को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी अगर कोई लग्जरी कार परचेज करने जाता है तो जो बेस रेट ऑफ जीएसटी था वो 28% था, लेकिन उसपे कंपनसेशन से लगभग 22% तक जा रहा था। अच्छा, तो इफेक्टिवली देखे तो वो लगभग 48% के आसपास जनरली कॉस्ट पड़ रहा था। अच्छा। जो भी लग्जरी कार 1200 सीसी से ज्यादा या 4 मीटर से ज्यादा लंबाई में हो तो उनके केस में अब वो भी 40%, तो ओवरऑल वहां पे भी मुझे 8% तक का बेनिफिट नजर आ रहा है। नजरिया देखने का नजरिया अलग है जी। लोगों की चिंता है, खास करके आलोचकों की चिंता है कि जो ये स्लैब कम किए गए और सरकार को जो रेवेन्यू होगा उसमें कमी आएगी, तो सरकार कैसे इसको भरपाई करेगी? इस सवाल से पहले जानना चाहूंगी कि कुछ में टैक्स बिल्कुल नील कर दिया गया, फ्री कर दिया है, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। बिल्कुल। और इंश्योरेंस सेक्टर में भी पॉलिसीज में, खास करके एंडाउमेंट वाली पॉलिसीज जो हैं वो सब में टैक्स नहीं है। तो ये सरकार जो लेकर आई दवाओं को फ्री करने के लिए, इस पर सरकार का जो उद्देश्य था उस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें।
अगर मैं अभी की सरकार की एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि ये जनरल लाइफ को सिंप्लीफाई करके और कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी वाले पार्ट में कि लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हों, इस पार्ट पे काम किया जा रहा है। चाहे करंट ईयर का नॉर्मल बजट था तब भी हेल्थ सेक्टर को लेकर के अच्छी इनिशिएटिव ली गई थी कुछ। आज भी यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि कुछ मेडिसिन्स में रेट कम किया गया, कुछ में नील की कर दिया गया। और हेल्थ इंश्योरेंस जो आज के टाइम पे एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है हर किसी के लाइफ का, और होना भी चाहिए, तो वहाँ पे रिड्यूस किया गया है, तो उससे लोगों को बेनिफिट होगा। अब आता हूँ मैं कि कुछ एस्पेक्ट जहाँ पे कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी को क्या इम्पैक्ट आएगा। जी और वो एक कॉमन सा पार्ट है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी इस चीज के लिए एनालिसिस करके उसके बाद ही किया है डिसीजन कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी था, अभी 0 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को 18% का पूरा का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसमें जीएसटी नहीं लगने लगता है, तो उसके सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर को उस सर्विस से रिलेटेड या गुड से रिलेटेड इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलता है, जो कि ऑलरेडी वो पे कर चुके होते हैं या बियर कर चुके होते हैं। अच्छा। तो उस पार्ट में उन्हें कहीं न कहीं जो लॉस है वो 18% में नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो रहेगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एन एवरेज 11 से 12% का बर्डन ऑलरेडी उनके ऊपर होता है, जो ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। तो वो 12% गवर्नमेंट को ऑलरेडी जा चुका है। नेट इम्पैक्ट 5-6-7% का ही उसमें आएगा। जी, इसमें जो नए रिफॉर्म्स हैं, ये जो बिजनेस क्लास है उनको कैसा इफेक्ट करेगा? ये बिल्कुल, ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर मैं बैकग्राउंड ही देख लूं जीएसटी का, तो प्राइमरी पर्पस था सिंप्लीफिकेशन। जी, बट कहीं ना कहीं अभी जो डिसीजन लिया गया वो 56th मीटिंग हुआ था जी। और 55 मीटिंग में हर बार कुछ ना कुछ हो रहा था, और टैक्स स्ट्रक्चर में ही इतने चेंजेस आ गए, नंबर ऑफ टैक्स रेट्स ज्यादा हो गया था, इसकी वजह से कंप्लायंस में बर्डन ज्यादा हो रहा था। तो एक तरीके से वहां पे भी उनको रिलीफ दिया गया कि अब सिंपल हो गया कि 5 और 18, पहले वो 5, 12, 18, 28 4 स्ट्रक्चर था। तो अकाउंटिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग, हर चीज में उनका इम्पैक्ट आ रहा था। वो बहुत सिंपल उनके लिए हो गया है। जी, और इसमें कई बार चीजों के दाम फिक्स हो जाते हैं, खास करके जैसे यात्रा की टिकटों के दाम जो फिक्स हो जाते हैं, और जब इस तरीके से टैक्स कम होता है तो क्या उसका असर, उसका फायदा कंज्यूमर को पड़ेगा? जरूर पड़ रहा है, लेकिन कई बार जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या वो नहीं देना चाहते कंज्यूमर को, तो इस पर सरकार को कैसी नजर रखनी पड़ेगी? बिल्कुल मैडम, ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि हमने क्या कर लिया एज ए बिजनेसमैन, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी कर लिया है। और जब हमें पता होता है कि X पर्सन 100 रुपया खर्च कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है अभी ये चीज, तो अगर टैक्स रिड्यूस किया गया तो मैं बेस प्राइस को इंक्रीज कर देता हूँ। ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है और इसमें कुछ रेगुलेशन की जरूरत है, जो अभी हमारी इकोनॉमी देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे कुछ होना चाहिए। अगर अभी के रिफॉर्म में हम बात करें, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही हम बात कर रहे थे, तो बहुत कॉमन सा फैक्टर है कि हर साल कार्स के मॉडल चेंज होते हैं और प्राइसिंग एडजस्टमेंट होता है। हम अगेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बाइंग करते हैं उनको तो बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टेड है कि फिर से वो प्राइस इंक्रीज कर देंगे। यही चिंता है। ऑलरेडी बहुत सारे एसोसिएशन, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के एसोसिएशन का मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है और उन्होंने प्रपोज किया कि 6 से 8% बेस प्राइस को बढ़ा दिया जाए। तो अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर को वहां पे 0.25 का आ रहा है। अगर 8% बढ़ जाता है तो विथ जीएसटी वो 9.5% प्लस हो जा रहा है, और 10% रिड्यूस किया गया था तो 0.5% का बेनिफिट उनको कस्टमर को मिल रहा है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और इस पर कैसे नजर रखी जाए या कैसी नीति लाई जाए कि उसका फायदा अल्टीमेट कंज्यूमर को मिले?
इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी का इम्पैक्ट आया है उन रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 100% में तो नहीं हो सकता है, बट कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग पे नज़र रखी जाए कि ये सडन हाइक ना हो प्रोडक्ट में, या अगर पुराने जो पैटर्न रहे हैं उस रेशियो में कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 2% साल में बढ़ रहा था उतना बढ़ता जेन्युइन है, बट सडनली कोई 8% 10% बढ़ा रहा है तो उस पर रेगुलेशन कुछ होना चाहिए। जी। कुछ आलोचकों की ये भी चिंता है कि जो हायर सेक्टर की जो ऑटोमोबाइल्स हैं जिन पर जीएसटी काफी ज्यादा आ गया है तो शायद वो सेल को हैम्पर करेगी और जो रेवेन्यू आना था वो शायद उतनी नहीं आ पाएगी जितना आना था। क्या आप इससे सहमत हैं या बस ये एक सोचने का तरीका है? मेरे हिसाब से ये एक सोचने का तरीका है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट है जी। एक तो कि वहाँ पे मैंने बताया कि ओवरऑल प्राइसिंग कहीं ना कहीं टैक्स से इम्पैक्ट नहीं हो रहा और रिड्यूस वहाँ पे भी हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और दूसरा कि अगर कोई लग्जरी कार परचेज करने जाता है तो उसके लिए ये इम्पैक्ट नहीं होता है जनरली कि कॉस्ट उसका 92 आ रहा है या 93 आ रहा है। जी। जहाँ पे ब्रांड कॉन्शियस है वो प्राइस कुछ भी पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ, कुछ जगह पे इम्पैक्ट आएगा वो है टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर का, जहाँ पे एवरेज 2500-3000 रेंज जो मिडिल क्लास भी जनरली अफोर्ड कर रहा था, अब उनकी कोशिश होगी कि हम 2500 के रेंज पे जाएं तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। या होटल इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी तक रेट 12% के हिसाब से चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा तो उन जगहों पे देखने को मिलेगा कि जहाँ मिडिल क्लास भी जा रहा था ओकेजनली या अपने चॉइस से भी तो थोड़ा वहाँ पे इम्पैक्ट मिल सकता है। और जैसे लोग बड़े खुश हैं, होना भी चाहिए कि आज के बाद से उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है बढ़ गई है। पर्व त्योहार का मौसम भी आ रहा है तो लोग स्पेंड करेंगे तो अर्थव्यवस्था को एक गति तो मिलेगी और इसमें बचत को कैसा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बचत किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अभी जीएसटी 2.0 है जी, इसको हम दूसरे तरीके से देखें क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो रहा है जी। तो ये नवरात्र का एक तरीके से गिफ्ट भी इसको बोला जा सकता है कि नवरात्र का गिफ्ट है और उसी हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स भी उठाए गए हैं जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। अब रही बात की सेविंग हैबिट्स की, तो सेविंग हैबिट्स में अगर लोगों की कुछ तो सेविंग्स हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अब हर किसी का अपना सेविंग हैबिट है। कुछ लोग हैं जिनको कंजम्पशन बेस्ड लाइफ जीने की आदत है, उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, उससे भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अगर कंजम्पशन बढ़ता है। और जिनको सेविंग की हैबिट है वो सेविंग भी करते हैं तो वो ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो लॉन्ग टर्म गेन जाता है इकोनॉमी को। जी श्रोताओं, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ जुड़े हैं पवन कुमार सिंह, उपनिदेशक एमएसएमई मंत्रालय नई दिल्ली, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभारी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार छोटे शिल्पकारों और कारीगरों को इससे फायदा पहुंचेगा। पवन जी, आने वाले त्योहारों में प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संदेश को बढ़ावा देते हुए इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, 2 साल में अभी तक 2.71 करोड़ 2,71,00,000 एनरोलमेंट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि प्रक्रिया में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि हम 3 लेवल के वेरिफिकेशंस करते हैं, तो आज के दिन में जो हमारा मैंडेटेड 30 लाख का इसमें हमें बेनिफिशियरी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आने थे, तो 30 लाख आर्टिसंस आज के दिन में हमारे पास आ चुके हैं। जहाँ तक बात है स्किल वेरिफिकेशन की या स्किल ट्रेनिंग देने की, तो आज तक 22,70,000 के आसपास टोटल स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हम लोगों ने उन्हें एक सर्टिफिकेशन जो स्किल पार्ट का होता है, जो कि एलिजिबिलिटी होती है, हमें जब स्किल के बाद ट्रेनिंग देने के बाद जो बैंकों से लोन लेना होता है, उन सब चीज़ों के लिए उन्हें हमने सारी चीज़ें दे रखी। इसके बाद जो अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, जो कि हमारे स्कीम का प्रोविज़न है, फर्स्ट ट्रांच में 1 लाख रुपए तक का लोन जो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें देने के प्रोविजंस हैं। सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देती है अप टू 8% तक उस लोन के अगेंस्ट में। तो अभी तक
4,78,000 ऐसे आर्टिसंस हैं, विश्वकर्मा हैं, जिन्हें हमने लोन प्रोवाइड किए। और अगर मैं अभी की बात करूं तो 4,140 करोड़ रुपए इन 4,78,000 विश्वकर्माओं को सैंक्शन हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि आर्टिसंस को रिक्वायरमेंट था आज की डेट में, हमने देने की कोशिश की है। बैंक अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें फंडिंग भी करती है। धन्यवाद पवन जी। वापस अपनी परिचर्चा की ओर आते हैं और आपसे जानना चाहूंगी कि जीएसटी 2.0 के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप लोकल को बढ़ावा दीजिए, और उन्होंने मन की बात या दूसरे भी कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है, लोगों से अपील की है कि अभी जो फेस्टिव सीजन है, आप जो भी खरीदारी करें लोकल मेड ही करें। और अभी जब प्राइसेस कम होने को हैं तो लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं या छोटे छोटे हमारे हुनरमंद कारीगर हैं जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उन पर कैसा असर पड़ेगा? उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं जी, वो इन्हीं प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिनकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं जीएसटी से डाउन हुई है जी। और अगर मैंने अभी बोला कि कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी और उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज कि जीएसटी में क्या है, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज एक तरीके से है कि जितना उनके पार्ट का वो 100 का परचेज करते हैं, 20 का वैल्यू ऐड करते हैं, तो 100 पे उनका इनपुट होता है, 120 पे वो पे कर रहे होते हैं। पहले अल्टीमेटली उनके जेब से वो 12% या 18% निकल रहा था, वो 20 रुपए के बदले, ठीक है। अब उनका 5% ही निकलेगा, तो उनके लिए एक, अगर कैश इनफ्लो की भी बात करें तो पॉजिटिव इनफ्लो वहां पे देखने को मिलेगा। जी जी। ये जो अभी आया रिफॉर्म, इस पर जो दरों में या स्लैब में कमी की गई है, पहले साल कुछ लोगों की ये सोच है, आशंका है या अनुमान कह लें कि पहले साल कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन 2 साल 3 साल में ये बहुत इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। उनकी बात से क्या आप सहमत हैं, या इस पर आपकी अपनी क्या टिप्पणी करेंगे? मेरे हिसाब से जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब रिफॉर्म 2.0 आया तो सिर्फ रिड्यूस ही नहीं किया गया है, कुछ प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज भी हुए हैं जीएसटी में, जैसे कोल का है जी। अब अगर मैं जनरल कंज्यूमेबल एजुकेशन वाले पार्ट में अगर चलता हूँ तो इनका जो वॉल्यूम है उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम कोल का है, जी। तो वो कंपनसेट ओवरऑल कर जाएगा और बहुत हैवी इम्पैक्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसमें। जी श्रोताओं, हमारे साथ जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 पर हो रही परिचर्चा के बीच में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं इंद्रजीत यादव, जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई झारखंड। इनसे जानते हैं झारखंड में अब तक एमएसएमई के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में। झारखंड में एमएसएमई की स्थिति लगातार सुधर रही है। अगर हम 2020 की बात करें, जब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आया था, और उस समय उससे लेकर लगभग 2022 तक जो है झारखंड में एक्टिव एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो थे लगभग 1,23,000 के आसपास थे। और अगर आप 2020 से 2025 करंट की बात करें तो अभी झारखंड में लगभग 6,70,000 के आसपास एमएसएमई रजिस्टर्ड है। तो अगर हम 22 से लेकर 25 तक की बात भी करें तो लगभग 3-4 लाख एमएसएमईज जो हैं उद्यम पोर्टल पे एक्टिव रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से एक इनफॉर्मल एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसको उद्यम असिस्ट पोर्टल कहते हैं। ऐसे एमएसएमईज जो कि अपना काम कर रहे थे लेकिन उनका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे पेन नहीं था, लेकिन किसी न किसी माध्यम से बैंक के द्वारा जुड़े हुए थे, तो इनको एक इनफॉर्मल एमएसएमई की तरह रजिस्टर्ड करने के लिए बैंकों को अथॉरिटी दी गई कि वो अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन करके उनको उद्यम असिस्ट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में लगभग अगर उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल और यूपी पोर्टल की बात करें तो दोनों मिला के 13 लाख उद्यम जो है अभी रजिस्टर्ड है। तो लगभग 7 लाख के आसपास इनफॉर्मल एमएसएमईज भी हैं जिनको कि फ्यूचर में जैसे उनके पास पैन और जीएसटी आएगा उनको फॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो झारखंड में एमएसएमई का
पॉजिटिव ग्रोथ है। और इसके अलावा झारखंड सरकार की तरफ से भी बहुत एक्टिव इसमें कोऑपरेट किया जा रहा है। जैसे कि अभी पिछले ही सत्र में एक एमएसएमई विधेयक बिल पास हुआ था, जिसमें कि पहले 3 साल तक किसी भी एमएसएमई को किसी भी तरह के लाइसेंसिंग से छूट रहेगी और उसमें किसी तरह का इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे काम होगा। तो इस इनिशिएटिव से भी एमएसएमई की ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट होगी झारखंड में। जी धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि बैंकों द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र में कैसे ऋण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बैंकर्स आगे बढ़ करके पहले से बेटर पोजीशन में अभी लोग हैं। पहले ज्यादा लोन मिल रहा है, पहले ज्यादा कोलेटरल फ्री 10 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है। लेकिन कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए उनके मार्जिन की बात करें तो थोड़ा मार्जिन की जरूरत होती है। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग स्टैंड अप इंडिया दे रहे हैं। पहला चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेंसस 2011 की बात करें तो 86.45 लाख एसटी यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर 39.84 एससी का कैटेगरी के लोग हैं और यहाँ पे 3.29 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। इसमें एससी एसटी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे पॉपुलेशन में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि उनकी मार्जिन मनी की व्यवस्था हो पाए। क्योंकि बैंक लोन दे सकता है लेकिन मार्जिन की क्राइटेरिया कुछ में क्राइटेरिया में, जैसे आपको शिशु के केस में आपको 5 लाख तक का नहीं है, तो इसलिए कुछ केसेस में जो 25 लाख 50 हज़ार तक के जो मार्जिन एकदम नील होते हैं। लेकिन वैसे केस में उसके ऊपर जब हम लोन बड़े लोन पे जाते हैं तो वैसे केस में मार्जिन की जरूरत पड़ती है। तो मार्जिन के केस में दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो पार्टनरशिप में खोलें। अगर पार्टनरशिप फर्म है या कहीं अगर कोई कंपनी बनाएंगे तो कंपनी में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो वैसे केस में मार्जिन दूसरे पार्टनर से ले सकते हैं। मुद्रा लोन हम लोग बहुत दे रहे हैं। मुद्रा लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को भी दे रहे हैं हम लोग। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो अपने जो ग्रुप अकाउंट जो चलता है उसमें जो एक्टिविटी होती है उसके अलावा भी अगर वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मुद्रा लोन दिया जा सकता है। और उसके लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हर मेंबर जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा चल रहा है हर मेंबर को मुद्रा लोन दिया जाए। तो 10% की ग्रोथ अगर कोई जीडीपी की होती है तो वन ऑफ द बेस्ट होती है। अभी इंडिया की 6.5 से 7 के बीच में जीडीपी ग्रोथ है, जबकि झारखंड स्टेट की 10% ग्रोथ एज्यूम की गई है, प्रपोज की गई है। तो इसमें ग्रोथ हो रही है। तो हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो कहीं न कहीं ग्रोथ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ कुछ हर्डल्स हैं जो भी हमने पॉइंट आउट जरूर किया है। लेकिन झारखंड स्टेट में हमारा मेन मोटो यही है कि सारे बैंक एक साथ एक ही जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आगे बढ़ें और साथ में यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण सेवाएं मुहैया कराएं और जिससे उनको लाभ मिल पाए, वो आगे बढ़ पाए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब वापस अपनी परिचर्चा की ओर चलते हैं। ओवरऑल हम ये मानकर चलते हैं, आशा रखते हैं कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 है इससे हम सभी को फायदा होगा, चाहे वो ग्रास रूट लेवल के लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हायर कैटेगरी के हों, चाहे वो एक आम पब्लिक स्टूडेंट हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सभी को फायदा होगा। जब हम झारखंड की बात करते हैं आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। यहाँ पे किसानों की बहुलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके ऊपर इम्पैक्ट है, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है। दूसरा एमएसएमई को भी कंप्लायंस बर्डन नहीं है, तो कंप्लायंस बर्डन कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा इस चीज से, तो उनको बेनिफिट होगा। झारखंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट कोल पे कितना आता है जी, क्योंकि इसकी जब कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग ऑल्टरनेटिव में जाना चाहेंगे, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका अभी एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। बट हाँ कुछ हद तक वहां पे, क्योंकि जब हम झारखंड में एमएसएमई की बात करते हैं तो एक लार्ज स्केल में कोल ट्रेडर भी हैं जो मिडिल सेक्टर में काम कर रहे हैं जी, तो उनके ऊपर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी आने की संभावना है। जी जी। तो जैसा कि हमने बात किया श्री विपिन कुमार जी से, जो वित्तीय मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने बताया कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 है ये हमारे लिए हर कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो, चाहे वो अपर कैटेगरी के बिजनेसमैन हो, सभी के लिए फायदेमंद होगा। और इस रिफॉर्म के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और आपको धन्यवाद देने के साथ ही थैंक यू। मैं हमारे श्रोताओं को वापस लिए चलते हूं अपने दूसरे कार्यक्रम की ओर।